इस मैप को देखें। हमारे भारत के मैप में ये ऊपर इस तरफ वाला पाकिस्तान के द्वारा कब्जा पीओके है और ये चीन द्वारा कब्जा अक्साई चीन है। और ये बात हर भारतीय को खटकती है। अब भारत में किसी और मुद्दे पर आपसी सहमति बने या ना बने, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सभी की एक ही सहमति है और वो है जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा। तो जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन वाला ये हिस्सा भी आता है। अब कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। साल 2019 में भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन हमेशा से भारत का ही हिस्सा रहा है और हम इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। कुछ समय पहले केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने भी अपना स्टैंड रखते हुए कहा था कि साल 2024 तक पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है। यानी हम ये देख ही सकते हैं कि भारत समय समय पर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर अपना स्टैंड मजबूत करते हुए आया है। और जब 5 अगस्त साल 2019 में धारा 370 हटाया गया, तब लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब भारत पीओके वापस लेकर अपना कदम आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इससे पहले धारा 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। इस कारण तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक ट्वीट आया था कि जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप का सपोर्ट कर रहा है तब तक उससे कोई भी बात नहीं होगी, और अगर किसी मुद्दे पर होगी तो वह सिर्फ एक ही मुद्दा है, कश्मीर मुद्दे पर। तो आपको क्या लगता है कि भारत पीओके को पाकिस्तान से वापस ले पाएगा? फिलहाल इस वीडियो में हम पीओके के बारे में ही बात करने वाले हैं और मौजूदा सरकार का पीओके को लेकर स्टैंड लेने के बाद काफी लोगों को लगता है कि भारत जल्द ही पीओके को इन्वर्ट करने पर कदम बढ़ाएगा। अब चलिए मान लेते हैं कि भारत पीओके को इन्वर्ट करता भी है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर सकता है? कौन सा समय इसके लिए बेहतर होगा? कब यह हो सकता है और कैसे यह हो सकता है? वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध। ये वही लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तानी सेना ने द्रास कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तब भारतीय सेना ने इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना तथा मुजाहिदीनों के रूप में उनके पिट्ठुओं को परास्त किया था। आमतौर पर कारगिल युद्ध को भी पाकिस्तानी सेना द्वारा कबीलाइयों की मदद से कश्मीर पर कब्जा करने की एक कोशिश मानी जाती है। इस बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, लेकिन अगर आपको कारगिल वॉर के बारे में ज्यादा जानना है तो आप कुकू एफएम ऐप में कारगिल वॉर सागा ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसमें कारगिल वॉर का पूरा इतिहास सुनकर आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। कुकू एफएम भारत का बहुत ही बढ़िया ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000 प्लस घंटे से अधिक कंटेंट लाइब्रेरी है, 4.5 प्लस से अधिक रेटिंग और नॉन फिक्शन कंटेंट की एक विशाल लाइब्रेरी के साथ कुकू एफएम ऑडियो सीखने के अपने आसान माध्यम के साथ जीवन को बदलना चाहता है, जहां पर आप बुक्स को पढ़ने की जगह सुन सकते हैं। यानी आप कोई भी दूसरा काम करते हुए बुक पढ़ सकते हैं ऑडियो के जरिए। इसमें महान लोगों की बायोग्राफी और बहुत कुछ है जो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट है। इनका नॉर्मली चार्ज 399 रुपीज़ पर ईयर है, लेकिन आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे। तो पहले 250 लोगों को 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 199 रुपीज़ पर ईयर में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्टर कीजिए। तो सबसे पहले हम पीओके के ऊपर चल रहे मुद्दे पर बात करते हैं और जियोग्राफिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा क्या है। तो जब साल 1947 में भारत आजाद हुआ, तब भारतीय उपमहाद्वीप 500 से भी ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था। और आजादी के समय जब बंटवारे का दौर चल रहा था, तब अंग्रेजों ने इन रियासतों के सामने 3 ऑप्शन रखे थे, जिसमें पहला था या तो वे भारत में विलय करें, दूसरा या फिर वे पाकिस्तान में विलय करें, और तीसरा या फिर वे खुद को एक अलग ही देश बनाए। ऐसे में सरदार पटेल ने लगभग सभी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया था, लेकिन कुछ रियासतें जैसे हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसे रियासतों को भारत में शामिल करना एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का शासन हुआ करता था और जनरल माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह के सामने कुछ सुझाव रखे कि वह भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय कर ले। लेकिन महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। इस कारण बंटवारे के तुरंत बाद सितंबर 1946 में पाकिस्तान ने अपने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के पश्तून टाइप के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमले की तैयारी कर दी। दरअसल ये पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी नहीं थी, बल्कि 20,000 कबायली लड़ाके थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर को इन्वेड करने के लिए तैयार किया जा रहा था।
तो पाकिस्तान यह तैयारी क्यों कर रहा था? क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम आबादी और जियोपॉलिटिकल कारणों की वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ऐसा पाकिस्तान का मानना था। इसलिए साल 1946 में अक्टूबर 21 और 22 के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने कुछ ही समय में मुजफ्फराबाद और बारामूला को कैप्चर कर लिया, जो कि श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर ही है। कबायली लड़ाकों ने राजा हरी सिंह की सेना को हराकर वहां की नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसी कई खबरें भी सामने आई कि कबायली लड़ाकों ने लूटपाट की, घर और दुकानें जला दी और यहाँ तक कि औरतों पर भी अत्याचार किया गया, क्योंकि महाराजा हरी सिंह इसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और यही वजह थी कि उन्होंने भारत से सैन्य मदद मांगी, लेकिन सरदार पटेल ने उनकी मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि सरदार पटेल का कहना था कि वे तभी राजा हरी सिंह की मदद कर पाएंगे जब वे कश्मीर को भारत में विलय करेंगे। इस कारण 1946 में ही राजा हरी सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर रियासत भारत का एक हिस्सा बन गया। अब जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया तो भारत ने भी अपनी सेना श्रीनगर में उतार दी और फिर भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाती है, जिसमें भारतीय सेना पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। और तब यह भी मुमकिन था कि भारत पूरा कश्मीर को कैप्चर कर लेता, लेकिन उस समय हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू इस मामले को शांति से निपटाना चाहते थे और यही वजह थी कि वो जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशंस के पास चले जाते हैं और इस युद्ध को वहीं पर रोक दिया जाता है। दूसरी ओर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यूनाइटेड नेशंस ने अप्रैल 1948 में रेजोल्यूशन 46 को पास किया, जिसके तहत 3 स्टेप को फॉलो करने के लिए कहा गया। पहला यह कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अपनी सेना को वापस बुला लेगा। दूसरा कि भारत को सिर्फ उतने ही सैनिक जम्मू कश्मीर में रखने की अनुमति दी जाएगी जितने की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी हो। और तीसरा, कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की बात कही गई। अब जनमत संग्रह यानी जम्मू कश्मीर के लोग किस देश में विलय होना चाहते थे, लेकिन जनमत संग्रह कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सेना को जम्मू कश्मीर से कभी वापस किया ही नहीं। असल में भारत और पाकिस्तान दोनों ही रेजोल्यूशन 46 के खिलाफ थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था, इसलिए तो भारत इसके खिलाफ था। और आखिर में साल 1949 में कराची एग्रीमेंट के तहत युद्ध विराम को लेकर समझौता किया गया और दोनों ही देशों की सहमति से सीज फायर लाइन को अमल में लाया जाता है, यानी नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इस नियंत्रण रेखा को दोनों देशों के बीच शांति और युद्ध को कुछ समय तक के लिए रोकने के प्रयास से खींचा गया था, जो आज भी वैसे ही है। लेकिन तब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लगभग 1/3 हिस्से पर अपना नियंत्रण कर चुका था। तब से आज भी ये दोनों देश अपने एक्चुअल पोजीशन को ठीक उसी जगह पर बनाए हुए हैं, यानी इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर। हालांकि 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा बनने के बाद भी दोनों देशों के बीच छोटे मोटे युद्ध और घुसपैठ तब भी जारी थी। लेकिन साल 1972 के समय शिमला एग्रीमेंट के तहत एक बार फिर से नियंत्रण रेखा को रेफरेंस किया गया। शिमला समझौते की शर्तों के तहत दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके कश्मीर मुद्दे का हल निकालेंगे। इसके साथ ही व्यापार और राजनयिक संबंध को भी बढ़ावा देंगे और कभी सीमा पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। कुछ ऐसी ही शर्तों के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल को ऑफिशियली नामित किया जाता है। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया था। अब इस मैप को देखें। जम्मू कश्मीर का लगभग 60% हिस्सा आज भारत के पास है, वहीं 30% ये वाला पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है और ये वाला 10% चाइना के कब्जे में है, जिसे वो अक्सर चीन कहता है। इसमें ये वाली एलओसी लाइन है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है और ये वाली एलएसी लाइन यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत को चाइना से अलग करती है। अब पाकिस्तान ने पीओके को 2 विभाग में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान और नीचे एक छोटा रीजन जो पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर है, जिसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद है। तो साल 2020 में पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रोविंस डिक्लेयर किया और गिलगित बाल्टिस्तान को एक ऑटोनोमस रीजन का दर्जा भी दिया गया। अब ऑटोनोमस रीजन हम उस क्षेत्र को या देश को कह सकते हैं जहां पर खुद का शासन चलाने का या उस क्षेत्र से जुड़े किसी भी मामले को नियंत्रण करने की स्वायत्ता दी जाती है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रोविंस बनाकर पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ दिया था, जो कि भारत की संप्रभुता पर एक गहरा दाग है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान फिलहाल ऑफिशियली भारत का हिस्सा ही है।
तो कभी ना कभी भारत पर यह दबाव होगा कि वो पीओके को हासिल करने की तरफ अपना कदम बढ़ाए। तो चलिए मान लेते हैं कि भारत पीओके को इन्वर्ट करता भी है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो आज मौजूदा समय में डिप्लोमेसी एक ऐसा साधन है जिससे किसी भी चीज पर जीत हासिल की जा सकती है। पीओके को हासिल करने के लिए डिप्लोमेसी एक बहुत ही बढ़िया कदम भारत की तरफ से हो सकता है। आर्टिकल 370 को हटाना भारत की तरफ से एक बड़ा कदम है, जो कि भारत को जम्मू कश्मीर में निवेश करने की अनुमति देता है। अगर भारत जम्मू कश्मीर को डेवलप करता है तो यकीनन वहां के कुछ जो पाकिस्तानी समर्थक है वे लोग भारत के साथ आना चाहेंगे। वहीं पाकिस्तान अभी भारी कर्ज में डूबा हुआ है, जिस कारण वह जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के मामले में भारत का मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की केंद्रीय विधानसभा में अभी भी 24 ऐसी सीटें हैं जो कि जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व पड़ी हुई है। अगर भारत उन सीटों को भरवाता है और वहां चुनाव करवाता है तो यह मुमकिन है कि वहां भारत में शामिल होने का पक्ष रखा जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में भी लीगली जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि उन 24 सीटों को भर पाना अभी के समय मुमकिन ही नहीं है, और यह केवल तभी मुमकिन है जब पीओके भारत का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद भारत कभी भी किसी देश पर सीधा हमला नहीं करता, क्योंकि यह हमारी पॉलिसी रही है। जब भी पाकिस्तान को युद्ध में नुकसान होता है या वो हारने लगता है तो वह युद्ध के बीच में ही यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व कर लेता है, जिससे भारत पर ग्लोबल प्रेशर बनने लगता है। कारगिल युद्ध के समय में भी तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत को युद्ध से पीछे हटने पर मजबूर किया था, वरना शायद हम आसानी से उस समय पीओके को वापस ले सकते थे। तो ग्लोबल प्रेशर एक मेजर कारण है जिस वजह से भारत पीओके को मिलिट्री कैप्चर नहीं कर पा रहा है। हालांकि पीओके पाकिस्तानी आतंकियों का मुख्य अड्डा है, और अगर किसी तरह यह क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान टेररिस्ट को फंडिंग कर रहा है या उसे सपोर्ट कर रहा है, तो भारत को यह मौका मिल जाएगा कि वो पीओके पर सैन्य कार्रवाई करे, क्योंकि कोई भी देश टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है। यानी अगर भारत सैन्य कार्रवाई करना भी चाहे तो पहले भारत को ग्लोबल सपोर्ट हासिल करना होगा और लीगली कश्मीर मुद्दे को ग्लोबली उठाना होगा। और दूसरी ओर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और सीपीएससी कॉरिडोर की वजह से भारत को चाइना का प्रेशर भी झेलना पड़ सकता है। तो न्यूक्लियर वेपन वो बड़ा कारण है जिस वजह से कोई भी देश युद्ध से डरता है, और यहाँ तक कि चाइना खुद भी। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे भारत पाकिस्तान को कमजोर कर सकता है और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर से हटने पर मजबूर कर सकता है। भारत की यह पॉलिसी रही है कि वो किसी भी देश के आपसी मामलों में मतभेद नहीं करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अपनी नजरें नहीं हटाता है तो भारत भी बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान के जरिए उसे काउंटर कर सकता है। बलूचिस्तानी नेशनलिस्ट का मानना है कि 27 मार्च साल 1948 को जनरल अकबर खान के निर्देश पर पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा किया है। इस कारण आज भले ही बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर बलूच लोग आज भी पाकिस्तान से रिलेट नहीं कर पाते हैं। ये अलग बात है कि बलूच के लोग भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन फिर भी इनका कल्चर पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी से बिल्कुल अलग है। इस कारण आज भी बलूचिस्तान में कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखे जाते हैं और ये पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। आज के समय में बलूच के लोग अपने बेसिक राइट के लिए लड़ रहे हैं और ये आर्थिक समस्या का भी सामना कर रहे हैं। और ऊपर से सीपीएससी कॉरिडोर का रास्ता भी बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और बढ़ती चाइनीज मौजूदगी के चलते वे इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है, क्योंकि बलूच लोगों का मानना है कि उनके संसाधनों का इस्तेमाल चाइनीज के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना था कि यहाँ सीपीएससी कॉरिडोर के चलते सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ज्यादातर रोजगार सिर्फ नॉन बलूच लोगों को ही दिया गया है। यानी बलूचिस्तान के लोगों की हालत ठीक वैसे ही है जैसे आज़ादी से पहले बांग्लादेश के लोगों की थी। वहीं एक तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान भी खुद को पाकिस्तान से अलग महसूस करता है, क्योंकि अभी तक उन्हें ठीक तरह से पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया है। इस कारण गिलगिट बाल्टिस्तान को भी यह डर है कि उनके संसाधनों और जमीन को पाकिस्तान कभी न कभी चाइना के हाथों में सौंप सकता है, जिस तरह से उन्होंने साक्ष्यगाम वैली को चाइना के हाथों में सौंप दिया था। यानी भारत डायरेक्ट बलूचिस्तान की मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से पीछे नहीं हटता तो यकीनन भारत बलूच और गिलगिट के लोगों के लिए स्टैंड ले सकता है। साल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हुए कहा था कि जिस तरह से बलूचिस्तान के लोग अपना मुद्दा उठा रहे हैं,
इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद कहता हूँ। और इस इवेंट के कुछ दिन पहले एक सर्वदलीय बैठक में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पीच देते हुए कहा था कि जिस तरह पाकिस्तान बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों का दमन कर रहा है, हमें इस मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी खबर के चलते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट ने भी पीएम मोदी की स्पीच की सराहना की थी और अगर भविष्य में बलूचिस्तान अपनी मदद के लिए भारत को अप्रोच करता है तो यकीनन भारत बलूच के लोगों का स्टैंड ले सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको जितने भी स्ट्रेटेजी बताई वो युद्ध जैसे हालातों को पैदा कर सकती है और भारत युद्ध के लिए तभी तैयार हो सकता है जब वो ग्लोबल सपोर्ट हासिल कर लेता है, क्योंकि सैंक्शंस और इकोनॉमिक लॉस की वजह से भारत अभी कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकता। और एक तरफ पीओके में रहने वाली जनरेशन अब आगे बढ़ चुकी है और उनके लिए इतनी जल्दी भारत के साथ रिलेट कर पाना मुश्किल है, लेकिन एक सिंपल स्ट्रेटेजी भी है जिससे पीओके हासिल किया जा सकता है और वो है जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट। तो चलिए अब हम इसे जर्मनी के एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो जर्मनी को 2 हिस्सों में बांटा गया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। अब इसमें वेस्ट जर्मनी में अमेरिका और यूरोप का इन्फ्लुएंस था जो कि पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करते थे। वहीं ईस्ट जर्मनी सोवियत के अंडर था जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करता था। तो अब जब वेस्ट जर्मनी ने पूंजीवाद अपनाया तो वह तेजी से ग्रो कर रहा था और जब ईस्ट जर्मनी के लोगों ने वेस्ट जर्मनी को देखा तो उन्होंने धीरे धीरे वेस्ट जर्मनी में शिफ्ट होना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह अगर भारत भी जम्मू कश्मीर को डेवलप करता है तो यकीनन वहाँ के लोग भी वापस आना चाहेंगे और भारत का समर्थन करेंगे। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।